वहीं कमरे में रोहिणी के पास सभी बच्चे बैठ गए। अद्वैत बोला, दादी, हम अपने घर जा रहे हैं अब, आप अपना ध्यान रखना, फिर आएंगे। रोहिणी ने उसका और बाकी बच्चों का सर सहलाया। फिर सब कमरे से बाहर चले गए। कुछ ही मिनट बाद सब लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। 11 बजे प्लेन ने उड़ान भरी और लगभग 2 बजे अथर्व सबके साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। उसने एक बार आराध्या को समझाने की कोशिश की कि उसे वेदांत के पास जाने दे, लेकिन सब लोग उसे खींचते हुए सूर्यवंशी मेंशन ले गए। प्रीतम जी घर पर नहीं थे। अथर्व कुछ देर प्रिया जी के पास चिपका रहा, फिर आराम करने का कहकर सीधा अपने कमरे में पहुंचा। कमरे में आकर अथर्व ने पीएम को फोन किया और बताया कि उसे मौका नहीं मिल रहा सबकी नाक के नीचे से निकलने का, जैसे ही मौका मिलेगा वो उनसे मिलने पीएम आवास पहुंच जाएगा। फोन काटकर अथर्व फ्रेश हुआ और कमरे में आया तो देखा आराध्या वहीं बैठी थी। वो अथर्व से बोली, इतनी देर तक अंदर क्या कर रहे थे तुम, सो गए थे क्या? तब अथर्व बोला, फ्रेश होने में टाइम लगता है डार्लिंग, वैसे तुम्हारी कौन सी ट्रेन छूट रही है? अथर्व इतना कहकर आंखें नचाने लगा। तब आव्या बोली, मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना है, इमरजेंसी है वहां। तब अथर्व बोला, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़कर मैं विद्या माँ के पास आ जाऊंगा। अथर्व का वंश के घर जाना नॉर्मल था, इसलिए आराध्या बोली, ठीक है, फिर मुझे लेने वहीं से आ जाना। अथर्व ने हाँ कहा तो आराध्या वॉशरूम में चली गई। पीछे अथर्व मन में मौका मिल गया कहकर नाचने लगा। वो मटकते हुए हॉल में आया तो सभी बच्चे धाराशायी हुए पड़े थे सोफे पर। अथर्व चुपचाप एक सोफे पर बैठ गया। उसे पता था अगर उसने अपने जाने के बारे में किसी से भी कुछ कहा तो कोई और ना सही अद्वैत और ग्रंथ उससे चिपक जाएंगे और उसके साथ लटक लेंगे। कुछ ही देर में आराध्या आ गई तो अथर्व प्रिया जी से आराध्या से को हॉस्पिटल छोड़कर आता हूँ कहकर उसे लेकर मेंशन से निकल गया। आराध्या को हॉस्पिटल के बाहर उतार कर अथर्व बोला, जब तुम फ्री हो जाओ तब फोन कर देना। आराध्या हाँ कहकर हॉस्पिटल में अंदर चली गई और अथर्व पीएम आवास के लिए निकल गया। 3:30 बजे अथर्व पीएम आवास पहुंचा और जल्द ही वो उनके सामने बैठा था। अथर्व उनसे बोला, बताइए अंकल, क्या बात है, मुझे फिर घर भी जाना है। सबसे छिपकर आना बहुत मुश्किल भरा काम है मेरे लिए। अगर सबको भनक भी लग गई कि मैं यहाँ आ गया हूँ तो पहरा लगा देंगे मेरे ऊपर। तब पीएम महेंद्र सिंह हंसते हुए बोले, तुम कितने बड़े हो गए हो अथर्व, लेकिन फिर भी सब लोग तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं, और ये जायज भी है। तुम हो ही अपने घर वालों की जान, और इस देश के लिए भी बड़े कीमती हीरे हो। भगवान तुझे हमारी भी उम्र लगा दे। तब अथर्व बोला, आपके बुढ़ापे के 2-4 साल का भला मैं क्या करूंगा? पीएम साहब ने पहले तो अथर्व को घूरा, फिर हंसते हुए बोले, तुम कभी नहीं सुधरोगे, और मैं अभी बहुत जवान हूँ समझे। कुछ देर हंसी मजाक के बाद अथर्व बोला, अब बता भी दीजिए अंकल, मुझे घर में कैद करवा कर मानेंगे क्या? अब तो मेरा बेटा भी मेरा बाप बनने लगा है। तब पीएम थोड़ा गंभीर चेहरा बनाकर बोले, अथर्व, बीएसएफ की एक टीम ने आतंकवादियों के एक गिरोह को खत्म कर दिया था। उनके पास से जो आरटीएक्स, ग्रेनेड और हथियार बरामद हुए थे उसे आर्मी का एक टैंक जांच के लिए आर्मी हेडक्वार्टर ले जा रहा था, जिसे रास्ते में ही लूट लिया गया है। भारी मात्रा में आरटीएक्स था अथर्व, और इतना बोलकर पीएम चुप हो गए तो अथर्व उन्हें पानी देते हुए बोला, पानी पी लीजिए अंकल और आगे बताइए। तब पीएम आगे बोले, और कुछ आतंकवादी घुसपैठ भी कर चुके हैं, जिनमें शायद औरतें भी शामिल है। अथर्व चुपचाप सुनता रहा। तब पीएम बोले, अथर्व, आशंका जताई जा रही है कि आतंकी हमला हो सकता है। अगले महीने ही गणतंत्र दिवस का आयोजन हर शहर में होगा। हमें ये तक नहीं पता कि हमला कहाँ हो सकता है। बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। काफी टीमें पता लगाने में जुटी है। लाल किले के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि वहां तिरंगा हम फहराएंगे। बाकी सबका क्या होगा अथर्व? और आशंका जताई जा रही है कि मुंबई शहर भी आतंकवादियों के रडा पर है। मैंने जब प्रीतम को तुम्हें मुंबई की सुरक्षा सौंपने के लिए कहा तो वो ऐसे डर गया जैसे मैंने उसकी सांसें मांग ली हो, और उसने साफ तौर पर मना कर दिया कि तुम ऐसे किसी भी केस में शामिल नहीं होगे। तब अथर्व बोला, आप पापा को मत बताना कि मैं इन्वॉल्व हो गया हूँ। तब पीएम बोले, ऐसा नहीं हो सकता अथर्व, विनोद और प्रीतम को तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट का सबसे पहले पता चल जाएगा। तब अथर्व सोचते हुए बोला, आप ये मुंबई पर हमला होने की खबर दबा दीजिए और दिल्ली में रेड अलर्ट जारी करवा देना, फिर देखिएगा मुझे मुंबई कितने आराम से भेज दिया जाएगा। मैं और भी तिकदम भिड़ाता हूँ,
आप टेंशन मत लीजिए, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा इस हमले को असफल करने की। कुछ और बातचीत के बाद अथर्व वंश के घर के लिए निकल गया। मल्होत्रा हाउस पहुंचकर आदिव विद्या जी से चिपक गया। राधिका ने उसके लिए नाश्ता बनाया। विद्या जी अथर्व से बोली, हमारे गिफ्ट नहीं लाया बेटा। तब अथर्व बोला, कल सुबह आप सब घर पे आ जाना, ललिता माँ भी आ जाएंगी तो सब वहीं ले लेना। उसके बाद अथर्व ने विद्या जी की गोद में सर रखकर एक झपकी ली। वहीं सूर्यवंशी मेंशन में शाम के समय जब अक्षत लोग ऑफिस से घर आए तो अथर्व को ढूंढने लगे। तब जाकर बच्चों और बाकी सबको पता चला कि अथर्व घर से नदारद है। प्रिया जी ने सबको बताया कि अथर्व आराध्या को हॉस्पिटल छोड़कर विद्या जी के घर गया है। तब अद्वैत अक्षत के सामने आग लगाते हुए बोला, बीपी, पापा वेदांत अंकल के पास जाने वाले थे, शायद इसलिए माँ का सहारा लेकर भाग निकले। अक्षत ने तुरंत वेदांत को फोन किया तो उसने सब सच बताया कि उसकी अथर्व से 2 दिन से कोई बात नहीं हुई है। करणवीर जी चुपचाप सुन रहे थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि जरूर अथर्व ने कोई कांड रचा है। डिनर टाइम पर अथर्व आराध्या के पीछे उसे छेते हुए अंदर आ रहा था। आराध्या थकी हुई थी और अथर्व से चिढ़ी हुई थी। उसने आखिर में 2-3 मुक्के अथर्व की पीठ में मारे और कमरे में भाग गई। अथर्व जोर से चिल्लाया, तुमने मुझे मारा, देखना वो जो नई नजाई है उसे पटा लूंगा। तभी अक्षत ने पीछे से अथर्व की गर्दन पकड़ ली और बोला, तुझे तो मैं पटाता हूँ कुत्ते, पहले ये बता अब क्या गुल खिला रहा है तू। अथर्व ने अक्षत का हाथ पकड़ा और मुंह के आगे करके काट लिया। अक्षत ने चिल्लाते हुए हाथ हटा लिया और बोला, सच में कुत्ता है क्या। तब अथर्व बोला, दोबारा ये पीछे से मत पकना, वरना अगली बार जोर से काटूंगा। और मैं कोई गुल नहीं खिला रहा, पूछ ले मेरी डार्लिंग बीवी से। उसे हॉस्पिटल छोड़कर सीधे विद्या माँ के पास गया था। ललिता माँ ने वही आकर मेरा तबला बजा दिया कि मैं उनके पास क्यों नहीं आया। सब लोगों को शक के अलावा कुछ नहीं आता। वो खडूस पुलिसिया पापा भी वहां आकर मुझे घूरने लगे, शायद बुढ़ापे में सटक गई है उनकी। अथर्व ने देखा तो अभय उसकी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। अथर्व की नजर पड़ते ही वो बोला, ये मैं दादू को दिखाऊंगा जाकर, बाय चाचू। अभय वहां से भाग गया तो अथर्व भी आधे रास्ते तक भागकर रुक गया और बोला, ईवान के बच्चे, मुझसे पंगा, अब देखना मैं क्या करूंगा। मैं चला अपनी डार्लिंग के पास। आदिव आराम से गाते हुए अपने कमरे में चला गया। पीछे कुछ लोग हंसते हुए उसे देख रहे थे तो कुछ शक भरी नजरों से घूर रहे थे। अद्वैत और ग्रंथ आपस में बात कर रहे थे। अद्वैत ग्रंथ से बोला, तुझे बताया पापा ने कि वो अब कौन सा नया कारनामा कर रहे हैं। तब ग्रंथ बोला, नहीं, हर बार वो मुझे सब बताते आए हैं लेकिन इस बार पता नहीं क्यों नहीं बता रहे। तुम टेंशन मत लो, रात में मैं उनसे बात पता करने की कोशिश करूंगा। तब अद्वैत बोला, चाहे कुछ भी बात हो ग्रंथ, मुझे जरूर बता देना। पापा जरूर कोई बड़ा कांड करने की फिराक में हैं। उन्हें जरा सी चोट भी कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमें उनके साथ रहना होगा, रोक तो हम उन्हें पाएंगे नहीं। ग्रंथ ने हामी भरी। वहीं अथर्व कमरे में आकर सोचने लगा कि वो ऐसा क्या करे कि सब लोग अपनी इच्छा से मुंबई भेज दे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जल उठी और वो खुद को ही शाबाशी देने लगा। आराध्या फ्रेश होकर नीचे चली गई तो आदिव बाथरूम में घुस गया। लक्षिता और रजनी डिनर बना रही थी। आराध्या भी उनकी मदद करने चली गई। हॉल में बच्चों ने सब्जी मंडी बनाई हुई थी। सब अपने अपने कपड़े दिखा रहे थे। सिर्फ ग्रंथ चुपचाप बैठा था। वो आद्या को देख रहा था जो अपने जूते दिखाते हुए बोली, बक्के दादू, ये देखिए मेरे जूते। जब भी किसी के साथ लड़ाई होगी तो क्या पड़ेगा ये मुंह पर। वाह, क्या चॉइस है मेरी, शाबाश अदिति। खुद को शाबाशी देती अदिति को सब लोग घूरने लगे। तभी अथर्व भी नीचे आ गया तो वो भी सबके साथ शामिल हो गया। करणवीर जी ग्रंथ को देखकर बोले, तुम कुछ नहीं लेकर आए ग्रंथ। तब ग्रंथ बोला, जी दादाजी, लाया हूं ना, पर मैं यहाँ बैठे सब लोगों से ज्यादा मेच्योर हूँ इसलिए ये सबको दिखाना और चिल्लाना मुझे पसंद नहीं है। इस बार सबने ग्रंथ को घूरा तो वो हंसने लगा। तब अदिति हाथ में अपना नया जूता लेकर खड़ी हुई और ग्रंथ से बोली, तुमने इनडायरेक्टली हम सबको बेवकूफ कहा है ना, तो क्यों ना अपने जूते से पहली छाप मैं तुम्हारे मुंह पे देकर दिखाऊं। ग्रंथ छिप गया और किचन की तरफ मुंह करके चिल्लाया, आराध्या आंटी, देखिए अदिति मुझे मार रही है।
बस फिर क्या था, आराध्या बेलन लेकर किचन से बाहर आए और बोली, अदिति की बच्ची, अगर तुमने ग्रंथ को जरा भी परेशान किया तो इस बेलन से तुम्हारी और तुम्हारे बाप की कुटाई कर दूंगी। तब अथर्व तुनकते हुए बोला, पर मैंने क्या किया? सब लोग हंसने लगे तो आराध्या अथर्व और अदिति को बेलन दिखाते हुए वापस चली गई। अथर्व जल्दी से खड़ा हुआ और ग्रंथ को दबोचते हुए बोला, अदिति मार इस उदबिलाव को, नालायक, मुझे फंसाता है। ग्रंथ अदिति को अपनी तरफ बढ़ता देख अथर्व के पेट में गुदगुदी करके उससे छुटकर जल्दी से वहां से भाग गया। अक्षत और धैर्य भी हंस पड़े और अथर्व से बोले, ये मिला ना बंदर को सवा बंदर। अथर्व कुछ बोलता तभी करणवीर जी अथर्व से बोले, अर्थ, मेरे साथ आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। अथर्व को थोड़ा बहुत आइडिया था कि उन्हें उससे किस बारे में बात करनी है, इसलिए वो उनके साथ चला गया। करणवीर जी के कमरे में आकर अथर्व बेड पर फैलते हुए बोला, बोलिए वो, क्या कहना है आपको, फिर मैं आप सबके लिए लाइक अपडेट दिखाऊंगा। तब करणवीर जी उसे घूरते हुए बोले, आराध्या को हॉस्पिटल छोड़कर तुम पूरे 1 घंटे बाद मल्होत्रा हाउस पहुंचे थे, 1 घंटा कहाँ रहे? तब अथर्व बोला, मैं पीएम आवास गया था, अंकल ने मुझे बुलाया था, कुछ सीरियस डिस्कशन करना था उन्हें, और मुझे लगता है आप सब जानते हैं। तब करणवीर जी बोले, मैं सब जानता हूँ और हाँ, साफ साफ तुम्हें मना कर रहा हूँ, तुम इस मिशन में नहीं घुस सकते। तब अथर्व बोला, क्यों बो, मैं क्यों ये नहीं कर सकता? मैंने पहले भी तो इससे भी बड़े मिशन हैंडल किए हैं। तब रघुवीर जी बोले, पहले की बात और थी, अब तुम 24-25 साल के लड़के नहीं रह गए, तुम्हारा परिवार है अब। तभी अथर्व बीच में बोला, परिवार पहले भी तो था बो। तब करणवीर जी बोले, तब भी तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की थी, क्या ये बताने की जरूरत है तुम्हें? और जब तुम्हें विनोद को ढूंढने भेजा था, तब भी तुमने अपनी मनमानी की थी। अफगानिस्तान पहुंच गए थे तुम इतने सारे आतंकवादियों के बीच, वो भी हमें बताए बिना। नहीं नहीं, तुम अब भी वही बागडबिल्ले हो, जो ऐसे मौके पर परिवार के बारे में ना सोचकर बेवकूफियां करते रहते हो, और इसलिए इस बार तुम इन सबसे दूर रहोगे, समझ गए तुम? ये हमारा आखिरी फैसला है, इससे आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। अब वापस बाहर चलो और ये मुझे घूरना बंद करो। थोड़े दिन में पास नहीं दे पाऊंगी, मैं बाहर घूमने के लिए आई हुई हूँ, मुझे भी तो थोड़ा ब्रेक चाहिए ना। आई होप आप लोग समझेंगे और मेरे रीडर कम नहीं होंगे, तो थोड़े दिनों बाद मिलते हैं। हेलो गाइस, मुझे पता है आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अथर्व से मिलने का, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। करणवीर जी अपने कमरे से जा चुके थे, पीछे अथर्व भुना भुनाता रह गया। वो मन में बोला, मुझे तीनों बापुओं को पटाना होगा, विराट बापू ही इन्हें अब समझा सकते हैं। बाहर आकर अथर्व ने भी अपने लायक कपड़े और साड़ियां सबको दी। प्रिया जी को साड़ी बहुत पसंद आई, लक्षिता और रजनी को भी अपने कपड़े पसंद आ गए, आराध्या को भी उन्हीं की जैसी ही ड्रेस मिली थी। अथर्व ने दक्ष और वंश लोगों के कपड़े रख दिए और बोला कि वो सुबह सबको उनके कपड़े देकर आएगा। पहले तो वो चाहता था कि विराट जी और ललित जी विद फैमिली सूर्यवंशी मेंशन ही आ जाए, लेकिन अब उसने सोचा कि वो सभी बापुओं से अलग अलग मिलकर उन्हें पटाने की कोशिश करेगा। उसके बाद सबने डिनर किया। डिनर के बाद ग्रंथ छत पर टहल रहा था, उसने टाइम देखा तो 10 बजने वाले थे। अथर्व को आधे घंटे पहले उसने ऊपर आने के लिए मैसेज किया था, लेकिन वो अब तक भी नहीं आया था। वो मन में बोला, लगता है आज डीबी थक गए हैं, इसलिए सो गए होंगे। थकना लाजमी भी है, पहिए जो लगे हैं उनके पाँव में एक जगह टिकते ही नहीं। वो वापस जाने के लिए मुड़ा, तभी उसने अथर्व को आते देखा। अथर्व ग्रंथ के पास आया और बोला, तेरी सास बहुत थक गई थी, तो उसके पैरों की मालिश करके आया हूँ, अब वो सो गई है, तुम भी मेरी अदिति की ऐसे ही सेवा करना समझे। तब ग्रंथ बोला, वो सब ठीक है डीबी, पहले मुझे ये बताइए कौन सा नया तिकदम भिड़ा रहे हैं आप? मेरा सिक्स्थ सेंस कह रहा है कुछ खतरनाक करने वाले हैं। अथर्व ने पहले ग्रंथ को घूरा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, एक बहुत बड़ा मिशन है हमारे लिए, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बापू लोग और वो मुझे उसे करने देने के फेवर में बिल्कुल नहीं है। तब ग्रंथ बोला, ऐसा भी क्या है इस मिशन में जो सब लोग आपको मना कर रहे हैं? तब अथर्व ने उसे सब कुछ बता दिया और बोला, एक्चुअली 22 साल पहले मैंने मुंबई में राकेश ठाकुर की आग ठिकाने लगाने के लिए एक ब्लास्ट को रोकने के चक्कर में खुद को दांव पर लगा दिया था, कि अगर मैं जिंदा बच गया तो मुझ पर से उस आदमी के पैदा करने का एहसान खत्म हो जाएगा। लेकिन तीनों बापू के साथ सभी माएं और अक्षत लोग भी वहीं पर थे, जिनकी जान हलक में अटक गई थी।
और फिर विनोद अंकल को ढूंढने के लिए जब मैं गया था तब भी सबको बिना बताए मैं अफगानिस्तान चला गया था, जहां पर मैं एक बड़े आतंकवादी संगठन के चंगुल में फंस गया था। 2-3 देशों की सेना की मदद ली थी मैंने उन संगठन को खत्म करने के लिए। मेरे साथ टीम में बस 4-5 बंदे ही बचे थे। वो बहुत गुस्सा हुए थे मेरे इस कृत्य पर। बताओ मैंने क्या गलत किया था? ये बापू लोगों ने उसके बाद मुझे बम ब्लास्ट से जुड़ा कोई केस लेने नहीं दिया। लेकिन किसी ने भी इतना दिमाग नहीं लगाया कि दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह पर मेरा कंट्रोल सिस्टम फैला हुआ है, इसीलिए तब से लेकर अब तक इन दोनों जगह पर कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। इस बार भी कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरे रहते अब भी कुछ नहीं होगा। अब बस मुझे किसी भी तरह मुंबई जाना है। यहाँ पर तो ऑलरेडी पुलिस और मिलिट्री सिस्टम लागू हो जाएगा, वहीं पर गड़बड़ होने के आसार हैं। तुम ये बात किसी को मत बताना, समझ गए? तभी अद्वैत, जो छिपकर सब सुन रहा था, वो बाहर निकल आया और बोला, एक शर्त पर पापा, मैं भी आपके साथ मुंबई जाऊंगा। अथर्व ने पहले अद्वैत को घूरा और फिर ग्रंथ को। तब अद्वैत बोला, पापा, ग्रंथ को मत घूरी, मुझे पता है ये मुझे कुछ भी नहीं बताने वाला था, इसलिए मैं आपके पीछे ही छिपकर आ गया और सब कुछ सुन चुका हूँ और आपकी मदद भी करूंगा, बस बदले में मुझे भी साथ रख लीजिए। अथर्व ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है, पहले मैं तुझे टेस्ट करूंगा, चल बता मैं सबकी मर्जी से मुंबई कैसे जा सकता हूँ। तब अद्वैत चालाकियत से मुस्कुराया और बोला, सिंपल, मुंबई वाली ब्रांच में कुछ झोल कर दीजिए, जिसे सुझाने के लिए आप बड़ी आसानी से वहां जा सकते हैं। एडवर्ड के सुझाव पर अथर्व खुश हो गया और बोला, तू सच में मेरा बेटा है, वरना मुझे लगता था कि हॉस्पिटल वालों ने कहीं तुझे बदल तो नहीं दिया था। अद्वैत ने इस बार अथर्व को घूरा और फिर वो भी हंसते हुए बोला, सेम यही चीज मैं भी सोचता था कि कहीं प्रीतम दादू ने आपको कचरे के ढेर से तो नहीं उठाया। दोनों बाप बेटे ग्रंथ को भूलकर एक दूसरे की टांग खींचकर हंस रहे थे। तभी ग्रंथ बीच में कूदते हुए बोला, हंस बाद में लेना आप दोनों, पहले ये सोचिए कि डीबी सिर्फ आपको ही मुंबई भेजा जाए, ना कि धैर्य चाचा जी को। ग्रंथ की बात सुनकर अद्वैत बोला, अरे हाँ, ये मैंने क्यों नहीं सोचा। तभी अथर्व ग्रंथ से बोला, ग्रंथ, मैंने उसका इंतजाम भी कर लिया है। तुम एक काम करना, 20-21 तारीख के आसपास तुम दोनों भी मुंबई आ जाना, तब तक मैं वहां पर अपना जाल बिछा दूंगा। आखिर पता तो चले ये हरामवादी अब किस लिए अपना फन उठा रहे हैं। 00। कुछ देर और बातचीत करके अथर्व, ग्रंथ और अद्वैत तीनों अपने कमरे में जाकर सो गए। अभी ट्रैक पर आने में वक्त लगेगा, आई होप आप लोग समझेंगे। मैं रोज चैप्टर देने की कोशिश करूंगी, लेकिन मेरे एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं, इसलिए कभी ऐसा भी होगा कि मैं चैप्टर नहीं दे पाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझेंगे और मेरा साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय गाइस, और लाइक, कमेंट्स और रेटिंग्स देना ना भूले। और भी दूसरी कहानी लिख रही हूँ, एडिक्शन एक ऑब्सेशन और दूसरी मोहब्बत की दीवानगी। आई होप आप जितना अथर्व को प्यार दे रहे हो उतना ही मेरी उन कहानी को भी दे। 1-2 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। इन दिनों में अथर्व ने विराट जी, ललित जी और प्रीतम जी तीनों को बोतल में उतारने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्होंने सीधा बोतल का ढक्कन ही बंद कर दिया, मतलब अथर्व को मना कर दिया। अब अथर्व ने अपना पैतरा आजमाने का सोच लिया था। उसने कुछ दिन शांति से गुजारने का फैसला किया और मुंबई में अपने सारे सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। इस चक्कर में उसने हवेली में से अपने गार्ड को भी हटा दिया और उन्हें भी रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप्स पर नजर रखने में लगा दिया। हवेली में सुबह आदित्य लोग नाश्ता करके कंपनी जाने के लिए निकले। गाड़ी में आदित्य, आयुष और दक्ष तीनों थे, जो आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी एक धड़ की आवाज के साथ गाड़ी झटके से रुक गई, जिससे आयुष का सिर आगे की सीट से टकरा गया। दक्ष को आदित्य ने पकड़ लिया था। संभलते ही आदित्य ड्राइवर पर बिगते हुए बोला, अंधे हो गए हो, देखकर नहीं चल सकते। तब ड्राइवर घबराते हुए बोला, साहब, गाड़ी के सामने कोई लड़की आ गई है। उसकी बात सुनकर आदित्य लोग गाड़ी से बाहर निकल आए और गाड़ी के सामने देखा तो एक 26-27 साल की लड़की थी, जिसके सिर से खून की एक पतली धार बह रही थी। आयुष ने जल्दी से उसकी नाक के नीचे उंगली ले जाकर चेक किया और चैन की सांस लेते हुए बोला, सांसें चल रही है भैया। कुछ देर बाद ही वो लड़की हॉस्पिटल में थी। आदित्य ने आयुष और दक्ष को कंपनी भेज दिया था और खुद वो उस लड़की के होश में आने तक के लिए वहीं रुक गया। कुछ देर बाद उस लड़की को होश आ गया। आदित्य उससे बात करते हुए बोला, क्या तुम ठीक हो? तब वो लड़की बोली, जी, आप कौन? तब आदित्य बोला, हमारी गाड़ी से ही तुम टकराई थी,
देखो, जहाँ तक मुझे लग रहा है, गलती हमारे ड्राइवर की नहीं थी। तुम खुद हमारी गाड़ी के सामने आई थी। अगर तुम पुलिस कंप्लेंट करती हो तो वहीं एक आइसक्रीम पार्लर में लगे सीसीटीवी में सब पता चल जाएगा और तुम ही फंसोगी। फिर भी मैं तुमको एडवाइस दूंगा कि कुछ पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दो। तब वो लड़की उदास आवाज में बोली, नहीं सर, मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी। एक्चुअली मैं ही जल्दी में थी। मुझे अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू देना था, पर अब शायद मुझे वो जॉब नहीं मिलेगी। उस लड़की की आंखें झिलमिलाने लगी थी और वो बहुत उदास हो गई थी। आदित्य उससे बोला, अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम ठाकुर अंपार आ सकती हो, बस अपना बायोडेटा ले आना। तब वो लड़की बोली, इसकी जरूरत नहीं है सर। एक्चुअली मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ग्रेजुएशन बीच में ही छूट गई थी मेरी। तब आदित्य बोला, फिर तुम्हारा इंटरव्यू किस चीज का था? तब वो लड़की बोली, जी वो 2 से 5 साल तक के बच्चे का ध्यान रखने का, मतलब केयर टेकर, या फिर आप नैनी भी कह सकते हैं। लेकिन अब वो जॉब मुझे नहीं मिलेगी। आदित्य ने कुछ देर तक सोचा और बोला, क्या तुम बच्चों की ही केयर करती हो या फिर बड़े इंसान की भी कर सकती हो? तब वो लड़की खुद को दुबकाकर आदित्य को घूरते हुए बोली, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ सर। आदित्य उसकी बात सुनकर झिप गया और बोला, तुम गलत समझ रही हो। एक्चुअली मेरी माँ का कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ था। अब वो ठीक है, लेकिन चल फिर नहीं सकती और उनकी दवा, खाने और बाकी के निजी कामों के लिए मैं किसी लड़की को देख रहा हूँ जो इन सब में उनकी मदद कर सके। अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी और रहने के लिए सर्वेट रूम भी। बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर ना कहोगी तो मैं किसी और को देख लूंगा। ये लो मेरा कार्ड, तुम आज सोचकर कल सुबह तक बता देना। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। पीछे वो लड़की आदित्य के दिए कार्ड को देखती रही। वहीं दिल्ली में अथर्व अपनी कंपनी में बैठा लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा था। उसकी बगल में अक्षत उसे शक भरी नजरों से घूर रहा था। अथर्व ने कनखियों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं आज भी बहुत हैंडसम दिखता हूँ, ये मुझे पता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे नजर लगाओगे, खामखा माँ की साथ मिर्च स्वाह हो जाएंगी। अक्षत ने अथर्व की पीठ में एक मुक्का जमाया और बोला, कुत्ते, गाड़ी की सीट पर फेविकोल क्यों डाला था तूने? अच्छा हुआ मैं वहां नहीं बैठा था। धैर्य का पोपट हो गया पार्किंग में। तभी धैर्य दंदनाते हुए केबिन में आया और तमतमाते हुए बोला, अर्थ के बच्चे, आज का बदला मैं जरूर लूंगा। देखना कल सुबह मैं तेरे लिए बने गोभी के सारे पराठे खा जाऊंगा। अथर्व हंसते हुए बोला, मैं मना कर दूंगा, कल पराठे ही नहीं बनेंगे घर में। धैर्य कुछ बोलता तभी उसका फोन बज उठा। उसने अथर्व को घूरते हुए जेब से मोबाइल निकाला और बड़बड़ाते हुए बोला, अब पता नहीं किसको खुजली हुई है। उसने देखा तो मुंबई वाली ब्रांच के मैनेजर का फोन है। फोन उठाकर धैर्य बात करने लगा। अथर्व अपने लैपटॉप में बिजी हो गया। वो जानता था कि क्या बात है, फिर भी प्लान के मुताबिक उसे चुपचाप बैठना था। धैर्य ने फोन काटा और अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गया। अक्षत उससे बोला, क्या हुआ, किसका फोन था? तभी अथर्व मसक खरी करते हुए बोला, पक्का गजनी डालें का फोन होगा। वो कह रही होगी, मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। तब धैर्य अथर्व को घूरते हुए अक्षत से बोला, मुंबई वाली ब्रांच के मैनेजर का फोन था, वहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है, शायद कल सुबह मुझे वहां जाना पड़ेगा। अक्षत ने अथर्व को देखा और बोला, तुझे नहीं जाना है क्या? वैसे तो तू हर बार कूदते हुए वहां जाने की जिद करता है। तब अथर्व बोला, नहीं, मैं 3-4 दिन पहले ही तो आया हूँ वहां से। वैसे भी मुझे यहाँ पर जरूरी काम है, तो 20-22 दिन से पहले मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अक्षत और धैर्य को कुछ समझ नहीं आया। शाम को जब अथर्व लोग घर पहुंचे तो कुछ बच्चों का मुंह लटका हुआ था, जैसे कि अदिति, आकृति। तब अथर्व फ्रेश होकर आया और अदिति के पास बैठते हुए बोला, क्या हुआ मेरी मंगुआनी को? करणवीर जी और प्रीतम जी भी वहीं बैठे थे। लक्षिता ने सबको कॉफी ला कर दी। अक्षत और धैर्य भी आकर बैठ गए। तभी आकृति बोली, चाचू, कॉलेज में रिपब्लिक डे पर फंक्शन होने वाला था। हम सब उसमें भाग लेने वाले थे, लेकिन प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि इस बार कोई फंक्शन नहीं होगा। तब अथर्व अपनी आदतानुसार बोला, क्यों, क्या प्रिंसिपल के परिवार में किसी की डेथ हो गई है? तब प्रीतम जी उसे डपकते हुए बोले, नालायक, कुछ भी बोलता है। तब अथर्व बोला, तो फिर क्या रीजन होगा? दिल्ली के हर कॉलेज में फंक्शन होता है रिपब्लिक डे पर, फिर इनके कॉलेज में क्यों नहीं होगा? तब अदिति बोली, पापा, इस बार दिल्ली के किसी भी कॉलेज में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन नहीं हो रहा।
क्योंकि पूरी दिल्ली में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है आतंकवादी हमला होने का। बताओ, इन आतंकवादियों को भी हमारे नेशनल फंक्शन ही मिलते हैं धमाके करने को। मन तो करता है एक एक को गोली से उड़ा दूं, पर ना ही आप लोग मुझे बंदूक देंगे और ना ही वो आतंकवादी मेरे सामने खड़े होंगे। तब अद्वैत बोला, लो अब इसी की कमी है, बस इस लड़ाकिन को आतंकवादियों से लड़ना है। हर वक्त लेने की बातें करती हैं। ग्रंथ, शादी के बाद तेरा तो फुल एंटरटेनमेंट होने वाला है। अदिति उठकर उसके पास जाकर उसके साथ लेने लगी। वहीं अथर्व ने शैतानी हंसी से प्रीतम जी और करणवीर जी को देखा, जैसे बोल रहा हो कि आप सब कितनी भी कोशिश कर लो मुझे नहीं रोक पाएंगे। अक्षत और धैर्य ने भी एक दूसरे को देखा और फिर अथर्व को जो शैतानी हंसी हंस रहा था, उन्हें अब समझ आ रहा था अथर्व का जरूरी काम। वहीं अथर्व सबका शक और बयाने के लिए वहां से उठकर चला गया। अक्षत करणवीर जी से बोला, लगता है हमें भी इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ेगी, आइए हमारे साथ। वो सब उठकर स्टडी रूम में चले गए। वहीं अथर्व, जो सिर्फ फोन पर बात करने की एक्टिंग कर रहा था, वो वापस आकर अद्वैत और ग्रंथ के बीच में बैठकर खुसर फुसर करने लगा। आकृति और अदिति वहां से उठकर जा चुकी थी। वहीं स्टडी रूम में प्रीतम जी ने जब अक्षत लोगों को सब बताया, तब अक्षत बोला, पापा ये राक्षस नहीं मानेगा, किसी भी तरह हम इस पर 24 घंटे नजर नहीं रख सकते। ये तो टॉयलेट का बहाना करके भी भाग जाता है। हम एक काम करते हैं, इसे कुछ दिनों के लिए मुंबई भेज देते हैं। वैसे भी वहां वाली ब्रांच में गड़बड़ी चल रही है, तो ये वहीं रह लेगा। धैर्य, मैनेजर को बोल दो इस बंदर को 1 महीने तक वहीं उलझा कर रखे। और हाँ, रिपब्लिक डे से 2-4 दिन पहले अवि को भेज देंगे इस पर नजर रखने के लिए, ताकि ये इधर उधर ना जा पाए। तब करणवीर जी बोले, और उस दूसरे उदबिलाव का क्या करेंगे? उसे भी इस लिकटबग्घे वाले कीड़े काटेंगे। तब प्रीतम जी बोले, एक काम करते हैं, रिपब्लिक डे से कुछ दिन पहले अवि के साथ सभी बच्चों को मुंबई भेज देंगे, ताकि ये बंदर इन सब में उलझ जाए और वहां जाकर ये सब किया लोगों के कॉलेज में फंक्शन अटेंड कर सके, जिससे सबका मन भी लगा रहेगा। अथर्व की चाल से अनजान प्रीतम जी और बाकी सब ने वही तय किया जो अथर्व ने तय किया था। दिल्ली सूर्यवंशी भवन। रात को डिनर करते समय धैर्य अथर्व से बोला, अथर्व, वो मैं कल मुंबई नहीं जा पाऊंगा, तू एक काम कर, तू चला जा। वहां पर 1 महीने से भी ज्यादा का समय लगेगा, यहाँ पर भी बहुत काम है। तू दादी के पास भी रह लेना और वहां हो रही गड़बड़ भी देखकर शॉर्ट आउट कर लेना। तब अथर्व ने पहले उसे और फिर प्रीतम जी को देखा और बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने कहा था तुम सबसे कि मुझे यहाँ पर जरूरी काम है। तब करणवीर जी बोले, तेरा जरूरी काम यहाँ पर हम किसी और से करा देंगे, तुम कल फ्लाइट पकड़कर अपने घर निकलो। अपने घर शब्द सुनकर अथर्व के खाते हुए हाथ रुक गए। वो तमतमाते हुए बोला, क्या ये मेरा घर नहीं है? माँ, देख लीजिए अपने इस बुढ़े ससुर जी को। अथर्व उठकर वहां से चला गया। उसके चेहरे की शैतानी स्माइल किसी ने देखी नहीं। प्रिया जी ने करणवीर जी और प्रीतम जी की तरफ देखा और बोली, पिताजी, आपने ऐसा क्यों कहा अथर्व से? आप लोग उसे मुंबई क्यों भेज रहे हैं? वो कहीं नहीं जाएगा, सुना आप सबने? वो बदबदाते हुए बाहर गार्डन की तरफ निकल गई। खाते हुए उठा दिया मेरे बच्चे को। डाइनिंग टेबल पर अदिति तुनकते हुए बोली, बड़के बुढ़े। तभी अक्षत उससे बोला, आदू, ये क्या तमीज है बोलने की? तब अदिति बोली, चाचू, अगर ये हमारे पापा का घर नहीं है तो हमारा भी नहीं है, समझे आप सब। वो भी उठकर वहां से चली गई। अदिति के जाते ही प्रीतम जी करणवीर जी से बोले, पापा, ये कहने की क्या जरूरत थी आपको? सबका मूड खराब हो गया। तब करणवीर जी बोले, मैंने ये नहीं कहा कि ये घर उसका नहीं है। इस लड़के की आदत है तिल का तार बना देना। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि उसे यहाँ से भेजा ना जाए, लेकिन उसकी सलामती के लिए चाहे मुझे कुछ कड़वे शब्द ही उससे क्यों न कहने पड़े, मैं कहूंगा। इस बुढ़ापे में मैं कुछ भी अनुचित सदमा झेल नहीं पाऊंगा। करणवीर जी की बात सुनकर अद्वैत ने ग्रंथ ने की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो कि हम गलत कर रहे हैं। तब ग्रंथ ने उसका हाथ पकड़कर दबा दिया और पलके झपकाकर बाद में बात करने का इशारा किया। कुछ ही देर में प्रिया जी अथर्व को मनाकर ले आई। तब करणवीर जी आदिव को घूरते हुए बोले, नाटक जरा कम किया कर नालायक, तेरी सुपुत्री भी मुंह चाकर भाग गई। मैंने कहा था कि अपने घर जाओ, ये नहीं कि ये घर तेरा नहीं है। मुंह बनाकर बोला हूँ तो कहने का भी कोई तरीका होता है। मैं आपसे बात नहीं करूंगा और ना ही कहीं जाऊंगा। मैं चला अपना और अपनी दीदी का खाना लेकर, बाय बाय।